एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकली लीगल में। आज का हमारा टॉपिक है लीगलिटी ऑफ एडल्ट्री। क्योंकि अभी बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के बीच, लॉ स्कॉलर्स के बीच एक अफवाहें, र्यूमर्स है कि क्या पार्लियामेंट ने फिर से एडल्ट्री जो सेक्शन 497 उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है या नहीं किया। ये र्यूमर्स जो है सो लॉ स्टूडेंट्स के बीच में, आज हम उसी र्यूमर्स को समाप्त करने के लिए आए। हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसको डीप स्टडी के थ्रू, डीप डिस्कशन के थ्रू इसको समझेंगे। मैंने इसको 4 भाग में बांट दिया है, 4 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अपन जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, उसके बाद जानेंगे बिफोर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जोसेफ साइन के की मैं बात कर रहा हूँ कि जोसेफ साइन के जजमेंट आने से पहले क्या था सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही थी, उससे पहले क्या प्रोविजंस थे 497 के। उसके बाद हम लोग डीप स्टडी करेंगे जोसेफ साइन के केस का कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस क्या था और 5 जजों की जो बेंच बैठी थी उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। और आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जजमेंट के बाद 2018-2019 में क्या बातें हुई, पार्लियामेंट ने क्या किया। अपन सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ एडल्ट्री से। हिस्ट्री ऑफ एडल्ट्री शुरू होता है हमारे धर्मशास्त्र से। हमारे धर्मशास्त्र मानते हैं कि हाँ, एडल्ट्री जो भी करेगा, अगर कोई वाइफ एडल्ट्री में लिप्त है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। किस तरह से पनिशमेंट मिलेगा, उसको एब्सकॉन्ड नहीं करेंगे, यानी कि उसको घर से भगाएंगे नहीं। उसको क्या करेंगे, एक रूम में रख देंगे। उस रूम में उसको सारा खाना पीने का जो भी मटेरियल उसको मुहैया कराएंगे, लेकिन वो कोई भी रिलीजियस अफेयर्स में कभी भी सम्मिलित नहीं हो सकती है। वो अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं जी सकती। उसको एक पापी के नज़र से देखा जाएगा, घृणा भरे नज़रों से उसको देखा जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे चीज़ें समाप्त हो सकती हैं अगर वो स्त्री अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करने के बाद कंसीव नहीं करती है। अगर वो कंसीव नहीं करती है तो उसको फिर से वाइफ का दर्जा मिल जाएगा। अगर वो कंसीव करती है तो मनुस्मृति या नारद स्मृति में ये बात कही गई कि उसको एब्सकॉन्ड कर देना चाहिए, उसको घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन जब हमारा आईपीसी बना 1860 में, उससे पहले जब फर्स्ट लॉ कमीशन थे, लॉर्ड मैक्यूले ने 497 का प्रोविजन नहीं डाला था आईपीसी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर यूके में और अलग अलग जगह जहां पर पिनल लॉज चल रहे थे, वहां पर एडल्ट्री का प्रोविजन नहीं था और बंद हो चुका था, समाप्त हो चुका था। लॉर्ड मैक्यूले को भी लगा कि ये बहुत पुराना है और ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक सिविल मैटर है। ये डाइवोर्स के लिए मैटर हो सकता है बट क्रिमिनल मैटर नहीं, उसको सजा नहीं दे सकते। बट चूंकि हमारे समाज में एडल्ट्री बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, तो सेकेंड लॉ कमीशन ने, मैं फिर से बताऊँ, सेकेंड लॉ कमीशन ने 497 को इम्प्लीमेंट किया, 497 को इंस्टेंट किया आईपीसी। ठीक है, अब आईपीसी के अंदर इन्होंने इंसिडेंट करते ही एक चीज ये डाल दिया कि जो स्त्री होगी, जो वाइफ होगी, जो कि एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, उस पर कोई भी केस या कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा और उसको किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी किसी भी जगह नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में उस औरत का मान सम्मान भंग होने का चांसेस ज़्यादा था। तो ये बातें कही गई। अब अपन जानते हैं कि बिफोर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जोसेफ साइन के केस में क्या बातें कही गई। अब अपन बात करते हैं बिफोर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ साइन के जजमेंट से पहले क्या था। 497 एडल्ट्री के डेफिनेशन के बारे में बताता था। अपन डेफिनेशन को जानने से पहले एक क्लियर और सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक वाइफ है, ये एक हस्बैंड है और एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, इस वाइफ का इसके साथ, ये थर्ड पर्सन जो कि इसका लवर है, उसके साथ इसका इलिसिट रिलेशनशिप था, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो चुका था इस दोनों के बीच, और ये दोनों कोई एक अलग सी रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड को इस बात का पता चलता है तो हस्बैंड इस व्यक्ति पर एडल्ट्री का केस कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस वाइफ को इस केस से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस हस्बैंड का किसी औरत के साथ कोई इलिसिट रिलेशनशिप में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, तो वाइफ के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपने हस्बैंड पर एडल्ट्री का केस फ्रेम करे या फिर केस करे। ठीक है, यानी कि जो 497 ये बात कहती थी कि
ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड के पास पावर तो है कि अगर उसकी वाइफ एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकता है। लेकिन वाइफ के पास कोई पावर नहीं कि वो अगर हस्बैंड किसी अनमैरिड वुमेन के साथ या फिर डाइवोर्सी के साथ या किसी के भी साथ अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो केस कर सके, जबकि ऐसा होना चाहिए, इक्वलिटी के प्रोविजन पर आता है। और इसी पर मेनली डिस्कशन हुआ था जोसेफ साइन के केस में। अब आते हैं 497 कहता क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए एक दूसरे के बीच। दूसरा, पता होना चाहिए इस व्यक्ति को कि ये इसकी वाइफ है, ठीक है, who is and whom he knows and has reason to believe to be the wife of another man without the consent or convenience of that man। इस चीज को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए प्लीज, कंसेंट और कन्वीनियंस। सबसे ज्यादा डिस्कशन जोसेफ साइन के केस में कंसेंट और कन्वीनियंस पर ही हुआ था, ठीक है। अपन जब जोसेफ साइन के केस आए, जब केस अपन उस पर डिस्कशन करेंगे तो कंसेंट और कन्वीनियंस पर अच्छा खासा डिस्कशन अपन जरूर करेंगे और आपको भी समझ में आएगा। ये कहता है कि अगर इस हस्बैंड का कंसेंट और कन्वीनियंस हो तो ये एडल्ट्री नहीं कहलाए, लेकिन अगर कंसेंट और कन्वीनियंस नहीं हो हस्बैंड का तो ये एडल्ट्री कहलाएगा, इस रिलेशनशिप को एडल्ट्री कहेंगे, ठीक है। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप, रेप नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर वुमेन का कंसेंट है सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाने के लिए। अपन अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जोसेफ साइन के जजमेंट, उससे पहले 3 सबसे बड़े लैंडमार्क जजमेंट आए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे 497 कॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए अब अपन वो देखते हैं। अपन अब 3 सबसे बड़े जो लैंडमार्क जजमेंट थे जोसेफ साइन के आने से पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 1954 का, 1995 का, फिर 1988 का। इस जजमेंट के बाद जब इस जजमेंट को मैंने पढ़ा और समझा तो इस जजमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं चेंजेस की ओर बढ़ रही है और वो चेंजेस चाह रही थी कि सोसाइटी में भी हो। शायद वो चेंजेस 2019 में हो गया था, इसलिए शायद हमें जजमेंट देखने को मिला, 2018 में हो गया। पहला केस है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे ईयर 1954। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 497 कॉन्स्टिट्यूशनल है, 497 कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेटिव नहीं है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21। 14 को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है यानी जो थर्ड पर्सन है यही एवेटर है, यही सेड्यूसर है, वुमेन का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड के पास राइट है कि वो इस एवेटर के ऊपर केस करे, इस सेड्यूसर के ऊपर केस करे एडल्ट्री का और सेक्शन 497 के तहत कार्रवाई करें। आर्टिकल 14 को समझाते वक्त इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बात कही और बहुत अच्छे समझाते हुए कहा, चूंकि यहाँ पर वाइफ बची हुई है और यहाँ पर वाइफ के खिलाफ कोई भी केस, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, इसीलिए इस हस्बैंड का अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है तो इस हस्बैंड के खिलाफ भी कोई एडल्ट्री का कोई भी चार्जेस नहीं लग सकता। ऐसा उन्होंने माना था आर्टिकल 15 को लेकर के, ऐसा उन्होंने कहा था उस टाइम। आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 को भी उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ये 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। इसी बात को सावित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया और इसमें एक चीज जो बात जोड़ी गई हुई ये बात थी कि जो विमन है, जो वाइफ है, वो विक्टिम है, वो ऑथर नहीं है। जो क्राइम हुआ है उसके साथ या जो क्राइम किया गया है उसकी वो विक्टिम है, ऑथर नहीं है। तीसरे केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट देते हुए इसमें कहा कि 497 अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसकी पार्टनर एडल्ट्री में किसी के साथ इन्वॉल्व है तो वो 2 काम करे, या तो मेकअप करे या ब्रेकअप करे। यानी कि उन्होंने बोला कि ये सिविल मैटर है, इसको सिविल की तरह सुलझाओ, इसको बार बार क्रिमिनल लायबिलिटी क्यों या फिर इसको क्रिमिनल बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसी केस से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगने लग गया था कि आगे सोसाइटी चेंज होगी और जब सोसाइटी चेंज होगी तो 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और ये सिविल मैटर हो जाएगा। यही चीज़ हमने जोसेफ साइन के केस में देखा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि या तो जो पार्टनर है वो पार्टनर एक दूसरे के साथ मिल करके बोले कि नहीं कोई बात नहीं, जो गलती हो गई, जो भूल चूक हो गई, चलो रहने दो, हम लोग एक साथ रहें। या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत जल्द आपके साथ धोखा हुआ है तो आप उसके साथ ब्रेकअप कर लीजिए। आप 497 को क्रिमिनल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात वीर व्यक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या 98 में कही गई थी। जोसेफ साइन के केस से पहले अगस्त में ही उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने एक बात कही थी कि किसी भी औरत के साथ मॉलेस्ट करके या फिर जबरन अगर उसके साथ कोई भी अगर उसके साथ क्राइम अपन करते हैं तो वो रेप कहलाता है और रेप एक ऑफेंस है। बट अगर वाइफ का कंसेंट है, वाइफ के कंसेंट के साथ वो अगर अपने लवर के साथ कोई रिलेशनशिप में जा रही है तो कैसे क्राइम हो जाएगा। ये बात उन्होंने 2018 में ही कही थी जजमेंट से पहले। तभी ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई नया चेंजेस आने वाला। और सच में एक नया चेंजेस आया। 158 ईयर के बाद एक कॉलोनियल जो रूल था, जो कॉलोनियल लॉ था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हुआ जोसेफ साइन के केस में। इस केस में 3 बड़े पहलुओं पर डिस्कशन हुआ। पहला था सेक्शन 497 वायलेट्स 14, यस इट्स वायलेट्स आर्टिकल 14। सेक्शन 497 violate article 15 clause 1, yes it violates article 15 clause 1 and it's also violates the dignity of women and article 21 as well। कैसे आर्टिकल 14 को ये वायलेट करता है वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेन एंड वीमेन के बीच डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बहुत ही अच्छा पहलू यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, इलिसिट रिलेशनशिप है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही गए, लेकिन एडल्ट्री का केस इस पर चलेगा, इस पर नहीं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, अगर इसके हस्बैंड का किसी और औरत के साथ अगर कोई इलिसिट रिलेशनशिप है तो ये वाइफ अपने हस्बैंड पर कोई केस एडल्ट्री का नहीं कर सकती थी। तो एक तरह से ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। दूसरा, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स ओनली, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था प्रोविजन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स ओनली। कैसे, ये समझते हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ जो विमेन है, ठीक है, विमेन को तो हम कोई विक्टिम नहीं मान रहे, लेकिन ये जिसके साथ इसने इलिसिट रिलेशनशिप बनाया इसी को हम विक्टिम मान रहे हैं, इसी को हम एवेटर भी मान रहे हैं। 497 में साफ साफ लिखा हुआ है कि वाइफ कभी भी एवेटर नहीं हो सकती, सेड्यूसर नहीं हो सकती। जिसके साथ उसने रिलेशनशिप बनाया है वही विक्टिम होगा, वही एवेटर होगा, ठीक है, वही सेड्यूसर होगा। तीसरा है वायलेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन और आर्टिकल 21। इसमें एक बात हुई थी कंसेंट और कॉन्विनेंस की, यानी कि अगर हस्बैंड का कंसेंट है तब तो ये रिलेशनशिप बना सकती है, रिलेशनशिप स्थापित कर सकती है, तब एडल्ट्री का केस नहीं होगा। या फिर उसका कॉन्विनेंस है। कॉन्विनेंस का मतलब होता है इमोरल कोई सभी एक्ट में साथ देना, इमोरल एक्ट के लिए कहना और उसमें वाइफ का साथ होना, इस टाइप का कॉन्विनेंस का मतलब ये होता है। यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कॉन्विनेंस कर रहा है, बोल रहा है कि तुमको इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, तो ये अगर आती है तो एडल्ट्री का केस नहीं होगा, या फिर कंसेंट हो तो एडल्ट्री का केस नहीं होगा। यहाँ पर क्या माना गया, यहाँ पर माना गया कि वाइफ एक प्रॉपर्टी है और चैटल है, प्रॉपर्टी है, चैटल है, जैसे हम यूज करना चाहे वैसे इसको यूज कर ले। इस पर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई, इंदु मल्होत्रा साहब ने, चंद्रचूड़ साहब ने, अच्छा खासा इस पर डिस्कशन हुआ और बोला गया कि वाइफ कोई चैटल या प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास ये लिबर्टी है कि वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। जब हस्बैंड किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में जा सकता है, तो वाइफ क्यों नहीं जा सकती? अगर जाती है तो ग्राउंड सिर्फ सिविल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राउंड सिर्फ सिविल होना चाहिए, ग्राउंड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। जब हस्बैंड पनिश नहीं हो रहा है तो वाइफ क्यों पनिश हो, और ये व्यक्ति क्यों पनिश हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा फाइन जजमेंट आया जिसमें कहा गया
कि 497 पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 21। और इसमें दो बातें कही गई जो मुझे लगता है कि आपको याद रखनी होगी। पहला कि 497 इज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स ओनली। ये डाइवोर्स यानी कि मैट्रिमोनियल जो केसेस होंगे, फैमिली कोर्ट में जो केसेस होंगे, अगर डाइवोर्स का केस, डाइवोर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो एडल्ट्री एक ग्राउंड हो सकता है। दूसरा, अवेटमेंट ऑफ सुसाइड। अवेटमेंट ऑफ सुसाइड कैसे? अगर ये वाइफ इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जा रही है, इससे ये हस्बैंड इतना आहत होता है कि यह सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो यहाँ पर इस वाइफ पर अवेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलेगा। ये था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या 2018। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम 497 के अंदर अगर कोई केस लेके जाते थे तो सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, जो इस हस्बैंड को पावर देता है कि वह इस व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल कर सके। आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बात है, यही सबसे ज़्यादा रिमर्स का कारण बन रहा है। 2018 में क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, जिसमें 497 को अमेंड किया गया और उसके साथ साथ अमेंड किया गया सेक्शन 198 क्लॉज 2 को, सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। इस बिल में बात क्या कही गई थी, चूंकि जब वो केस चल रहा था जोसेफ साइन का, तो वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने एक बात कही थी कि एडल्ट्री के पूरे प्रोविज़न को हटा देना सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे समाज का एक हिस्सा है और इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 क्लॉज 1 या आर्टिकल 21 के ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये सही नहीं है, तो इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। ये बात कही थी अटॉर्नी जनरल ने, और अटॉर्नी जनरल किसका मुख होता है? अटॉर्नी जनरल मुख होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई 2018 में, जो कि बाद में निरस्त हुआ और 2019 में वो फिर बिल लेकर के आए। 2018 में जो सेक्शन 198 क्लॉज 2 में कहा गया था वो बात वैसा का वैसा रहा, पर 497 की बातें चेंजेस हो गई। क्या चेंजेस हुई, चलिए आज पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें ये चेंज हुई, whoever has illicit and immoral relationship with a person who is and whom he knows or has a reason to believe to be a spouse of another person। यहाँ पर क्या चेंज हुआ? स्पाउस, वहाँ क्या था? वाइफ, यानी कि जिसको रीजन टू बिलीव हो, पता हो कि वो वाइफ हो। ये 497 की बात थी, लेकिन जब बिल आया तो बिल में क्या बात कही? स्पाउस हो। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, ठीक है। Such illicit and immoral relationship not amounting to any other offence under this code is guilty of the offence of adultery। यानी कि वाइफ को हटा के स्पाउस कर दिया कि अगर यहाँ पर कोई विमेन भी है या फिर मेल भी है, अगर मेल का इसके साथ कोई रिलेशनशिप है या फिर इस मेल का किसी वाइफ के साथ रिलेशनशिप है, तो ये भी अब अपने वाइफ पर केस कर सकती है। और ये यहाँ पर हस्बैंड भी अपने वाइफ पर और इस पर केस कर सकता है एडल्ट्री का। कोई अब बचेगा नहीं, कोई अब छूटेगा नहीं, अब इस चीज़ से कोई अछूता नहीं रहेगा। ये 2019 के बिल में कहा गया था, और ये सिर्फ एक बिल है, कोई एक्ट नहीं है। और अभी तक 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का ये मतलब नहीं हो जाता है कि 497 आईपीसी से हट गया या फिर 108 क्लॉज 2 वहाँ से हट गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं का वहीं है। बट आपने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़ा हुआ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए इसके ऊपर ग्रहण लग गया है, लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट होगा फिर इसमें चेंजेस आकर के अपने पूर्ण रूप में आ जाएगी। लेकिन अभी 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 108 क्लॉज 2 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको हमारा वीडियोस मिलता रहे। और आप उन लोगों को भी शेयर करें जिनको कि ये कन्फ्यूज़न है 497 को लेकर। थैंक यू वेरी मच।